दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन के बीते उन लम्हों के बारे में बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं। दीपिका पादुकोण कहती हैं, मैं रोने के लिए कोना ढूंढा करती थी। डिप्रेशन में बीता वक्त मेरा सबसे अच्छा समय हो सकता था। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट न्यूयॉर्क टाइम्स में बातचीत में अपनी डिप्रेशन की कहानी जनता के बीच लाने की वजह बताई। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी कब वे डिप्रेशन में गई थी और कैसे उन्हें इस बारे में पता चला। दीपिका ने इस बातचीत में यह भी बताया कि डिप्रेशन से जूझते हुए उनका जो समय बीता वह उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय हो सकता था। डिप्रेशन की कहानी, दीपिका की जवानी। जी हाँ, यह तब हुआ जब मुझे इसकी उम्मीद सबसे कम थी। मैं फूट फूट कर रोने के लिए कोना ढूंढा करती थी। एक बार मैं अपनी एक फिल्म के सेट पर थी। हम एक गाने की शूटिंग कर रहे थे और कास्ट की एनर्जी हाई थी। सभी खुश थे और जश्न के मूड में थे। मेरे चारों ओर कई लोग थे, फिर भी मैं खुद को गुम और अकेला महसूस कर रही थी। मैं ट्रेलर की ओर भागी और खुद को बाथरूम में लॉक करके रोने लगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के नाते मैंने अपने करियर में बिंदास लड़की से खूबसूरत रानी और दुखी विधवा तक कई रोल किए हैं, लेकिन जिस भूमिका ने मुझे पूरी तरह बदल दिया वह मुझे असल ज़िंदगी में अवसाद से संघर्ष करते इंसान के रूप में लेनी पड़ी। अपनी स्थिति को समझने व सक्षम होना मेरी रिकवरी का पहला महत्वपूर्ण कदम था। 2004 में मैंने अपने लक्षणों का अनुभव शुरू कर दिया। फरवरी मध्य काफ़ी लंबे कामकाजी दिन के बाद मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन जब मैं जागी तो मेरे अंदर एक खालीपन था और बस रोने का मन कर रहा था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर हो सकता था। मैंने अपनी 4 सबसे यादगार फिल्मों में काम किया था। मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव था और मैं एक ऐसे इंसान को डेट कर रही थी जो आगे चलकर मेरा पति बना। मेरे पास उस तरह से महसूस करने का कोई कारण नहीं था, फिर भी मैं कर रही थी। मेरा पूरा टाइम थकान और उदासी से भरा हुआ होता था। अगर कोई मुझे खुश करने के लिए कोई खुश मिजाज गाना बजाता था तो मुझे बेहद ख़राब फीलिंग आती थी। दीपिका आगे बताती हैं कि हर दिन जागना जैसे बहुत बड़ी मशक्क़त होती थी। मैं पूरे समय सोना चाहती थी। जब मैं सो जाती थी तो मुझे असलियत का सामना नहीं करना होता था। कई महीनों में चुपचाप रहती थी, नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं इस बात से अनजान थी कि दुनिया भर में 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के सामने इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने मुंबई आए। उनके वहाँ रहने के दौरान मैं बहादुर बनी रही, लेकिन जिस दिन वे वापस जा रहे थे उस दिन उनके एयरपोर्ट रवाना होने से पहले मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा, काम में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे और मेरे पार्टनर के बीच सब ठीक है? सभी का जब मैं सिर हिलाकर देती रही। कुछ देर बाद माँ ने कहा, दीपिका, मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। जी हाँ, उनके मुताबिक मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में थी। मैं एकदम हताश थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा तुम्हें ये क्या हुआ तो मैं तुरंत राहत महसूस हुई। अंततः कोई तो समझ पाया कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। नहीं जानती थी कि मैं जो अनुभव कर रही हूँ वह सबसे बड़ा संघर्ष था। जैसे ही मेरे पास डायग्नोसिस आया मैंने रिकवरी शुरू कर दी। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई वह थी कि मैंने स्थिति को स्वीकार कर लिया था। मैं ऐसे लड़ी नहीं। जी हाँ, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने की सलाह दी। नींद, हेल्दी खाना, व्यायाम करने की उन्होंने प्राथमिकता तय की। जैसे ही मैं रिकवर हुई मैंने अपने अनुभव पर विचार किया। आखिर मैं इस बीमारी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानती थी? क्यों मेरी माँ के अलावा किसी और को मुझ में ये लक्षण नहीं दिखे? और मैंने अपनी भावनाओं को आवाज़ देने में इतना हिचकिचाया? इन सभी सवालों को मैंने अपनी स्थिति और जनता के बीच लाने के लिए प्रेरित किया। अगर कोई इस मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है तो कोई इंसान मेरी कहानी पढ़ने के बाद सिर्फ यह महसूस भी कर सकता है कि वह अकेला नहीं है, जो यह पर्याप्त है।
जूम द वर्ल्ड में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल जूम द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया।